अगर आपकी शादी हो चुकी है और आप दोबारा किसी लड़की या किसी महिला से मोहब्बत करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह जहन गलती से भी मत लाइएगा, क्योंकि इसका अंजाम या तो मौत या तो आजीवन जेल है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस कहानी में भी कुछ ऐसा घटित हुआ है और फिर यह कहानी आप सुनने के बाद अपने दोस्तों और जानने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस तरह ना फंसे। एक लड़की जिसकी उम्र महज 20 साल, जिसने अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा ही था, तभी उसके घर वाले उसकी शादी एक लड़के से करवा देते हैं। वह शादी महज 1 से 1.5 साल ही चल पाती है और लड़की मनमुटाव अपने पति से कर लेती है और फिर वह अकेले रहने लगती है और फिर वह अपने जीजा के नज़दीक आती है और उसको समय देने लगती है। और कहीं ना कहीं उस लड़की को लग रहा था कि उसको जीजा भी समय नहीं दे पा रहा है, तो वह लड़की फिर एक नहीं 2 बॉयफ्रेंड बनाती है। और जब दोनों बॉयफ्रेंड के एक दूसरे के बारे में पता चलता है, फिर 9 लोग मिलकर एक ऐसी साजिश को अंजाम देते हैं जिसके बाद एक कत्ल होता है और 9 लोग सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। आखिर उसमें ऐसा क्या हुआ? बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब। इसीलिए आप लोग 10 से 12 मिनट इस कहानी को ध्यान से सुने और सुनने के बाद अगर हमारी कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब बहुत ज़रूर करिएगा। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अभिनंदन व्यक्त करता हूँ कहानी सुनने के लिए। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। यह कहानी चालू होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गाज़ियाबाद और उसी के अंतर्गत एक थाना है जिसका नाम है नंदग्राम और उसी के पास एक सोसाइटी है जिसका नाम है राजनगर एक्सटेंशन KW दृष्टि सोसाइटी। और यहीं पे अपार्टमेंट बने हैं। यहीं पर एक परिवार रहता है। परिवार के मुखिया रविंद्र कौर और उनका एक लड़का जिसका नाम तरुण और उनकी एक पत्नी। परिवार मानो ठीक ठाक चल रहा था। जो उनका बेटा तरुण वह एक डिजाइनर था और काम धंधा किया करता था। तभी एक तारीख आती है 16 अगस्त सुबह के करीब 10 बजे। तभी बेटा तरुण अपने पिता रविंद्र से कहता है कि पिता, मुझे एक काम मिला है, मैं उसी के सिलसिले में साइट पर जा रहा हूँ और मैं शाम तक घर लौट आऊँगा। पिता कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ। शाम के करीब 6 के 7 बज चुके थे और बेटे का आने का समय हो चुका था और पिता भी इंतज़ार कर रहे थे अपनी पत्नी के साथ कि बेटा आ जाए, फिर सब लोग खाना खाते हैं और फिर सो जाएंगे। अब यह सब दौर धीरे धीरे बढ़ रहा था। तभी रात के करीब 9 बज जाते हैं और देखते हैं कि लड़का अभी तक आया नहीं है और आखिर गया है तो कहाँ गया है। अब पिता इधर उधर पहले तो बेटे का फ़ोन मिलाते हैं, उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। फिर उसके दोस्तों को फ़ोन करते हैं, उनसे भी पता लगा कि उनका जो बेटा है उनके साथ नहीं है। अब पिता रात के करीब 11 बज चुके थे और अपनी पत्नी से कहते हैं कोई बात नहीं, क्या पता कहीं पार्टी में गया हो, मोबाइल में बैटरी ना हो इसलिए स्विच ऑफ हो गया हो, सुबह तक इंतज़ार कर लेते हैं, नहीं तो फिर देखते हैं कहाँ मेरा बेटा गया है। अब रात जैसे तैसे काटते हैं और अब तारीख आ चुकी थी 17 अगस्त और जो रविंद्र के रिश्तेदार थे, आसपास जो लोग रहते थे, वह अपने रिश्तेदारों से एक एक करके फ़ोन करते हैं, क्या मेरा बेटा आपके वहाँ तो नहीं आया है? सभी जगह से उनको निराशा हाथ लगती है और अपने बेटे को कहीं भी पता नहीं चलता है। और फिर जो रविंद्र थे, जो वहाँ का पास का थाना था जिसका नाम था नंदग्राम, वहाँ जाते हैं, अपने बेटे की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराते हैं और कहते हैं सुबह मेरा बेटा यह कह के निकला है कि मैं साइट पर जा रहा हूँ और रात भर आया नहीं है और अभी भी कोई पता ठिकाना नहीं है। अब पुलिस वाले जो तरुण के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हैं और पिता को आश्वासन देते हैं कि जल्द से जल्द हम आपके बेटे को ढूंढ कर निकालेंगे और आप जाइए और कोई सूचना अगर आपके पास आती है या हमें मिलती है हम एक दूसरे को शेयर करेंगे। अब पुलिस पहले तो तरुण का मोबाइल नंबर की CDR निकलवाती है और उसमें नाम नंबर जो कॉलिंग थी वह चेक करती हैं तो उसमें कोई ख़ास उनको नंबर दिखता नहीं है। अब उसकी लास्ट लोकेशन खंगालते हैं तो पता चलता है कि एक पास में ही इलाका, वहाँ पर जाकर देखते हैं ऐसा कुछ उनको नहीं दिखता है। अब यहाँ 17 से 18, 18 से 19, 20 तारीख को एक सूचना मिलती है किया गाड़ी, जो कि एक यशोदा हॉस्पिटल है जो कि मुश्किल से 4 से 5 किलोमीटर उनके घर से दूर है। वहाँ पर तरुण की जो किया गाड़ी वहाँ पर खड़ी है। पुलिस को पहले तो एक अज्ञात गाड़ी का पता चला। जब पुलिस ने उसके कागज़ RTO से निकाले तो पता चला यह तरुण की गाड़ी है। अब जैसे ही यह बात पिता को पता चली, पिता और ज़्यादा हैरान और परेशान, आखिर बेटे की गाड़ी है तो बेटा कहाँ गया।
अब पुलिस वाले उस जगह के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं, तभी एक कैमरे में दो व्यक्ति, जो कि 17 तारीख की शाम को करीब 9 बजे दो व्यक्ति आते हैं और उस किया गाड़ी को पार्किंग के हॉस्पिटल में खड़ी करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा जो कि क्राइम सस्पेक्ट यही था कि वो दो युवक, उन्होंने ही तरुण को गायब किया है। अब पुलिस वाले उन दोनों की जो फ़ोटो निकालते हैं और सब थानों में सर्कुलेट करते हैं और अपने अपने मुखबिर एक्टिव कर देते हैं कि अगर ये दो व्यक्ति कहाँ के रहने वाले हैं, उनका क्या नाम है। पुलिस को ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, 4 से 5 घंटे में उन दोनों लोगों का पता चल जाता है। एक का नाम रहता है पवन और एक का नाम रहता है वंश, जो कि बगल की ही एक सोसाइटी में रहने वाले थे। अब पुलिस उनको पकड़ कर लाती है, उनसे पूछताछ करती है कि आखिर तरुण की गाड़ी तुम लोग यहाँ कैसे लाए और तरुण आखिर कहाँ है। अब पुलिस को पहले तो बात झूठ मूठ जवाब देते हैं। पुलिस जब अपने पर आती है तो कहते हैं भूत भी सच उगलने लगता है, वो तो इंसान थे। अब पुलिस के आगे वह टूटते हैं, फिर एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसको सुनने के बाद पुलिस वाले के पैरों तले भी ज़मीन खसक जाती है। अभी बताते हैं जो कि औरा, उसी के बगल में जहाँ तरुण रहता था, उसी के बगल में एक औरा काई मेरा सोसाइटी है, जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम अंजलि, जो कि एक हेल्प डेस्क इंचार्ज थी और वहीं रहती थी, और जो पवन था उसकी मुलाकात उस लड़की से होती है और फिर वह बताती है कि वो जो लड़का तरुण है वह उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। अब वह उसके साथ ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहती और फिर पवन कहता है कि अंजलि के कहने पे ही मैंने उस लड़के का कत्ल किया। अब तुरंत ही और फिर पवन कहता है कि इसके बाद सर मुझे नहीं मालूम आगे इन लोगों का क्या हुआ। अब पुलिस वाले अंजलि को उठाते हैं और उससे कड़ाई से पूछताछ करते हैं। जब अंजलि से पूछताछ करते हैं तो अंजलि भी एक अनोखा सच बताती है। वो सच ऐसा बताती है कि जब उसका पति से शादी से लेकर कत्ल के आखिरी वक्त तक का सच ये था। अंजलि कहती है आज से कुछ साल पहले, जो कि मेरी उम्र 20 से 22 साल रही होगी, तो मेरे घर वालों ने मेरी शादी एक लड़के से की, जिसके बाद हम लोगों में पहले काफ़ी प्यार रहा और जब थोड़ा रिश्ता आगे बढ़ा तो हम लोगों में मनमुटाव हो गया, जिसके बाद मैंने फ़ैसला लिया कि थोड़ा सा गाज़ियाबाद में चलकर कहीं काम धंधा करेंगे और उसके बाद फिर कहीं दूसरी शादी कर लेंगे। तभी मुझे एक सोसाइटी जो कि औरा सोसाइटी है वहाँ पे इंचार्ज बना दिया गया हेल्प डेस्क का, और मैं वहीं काम करने लगी। और वहाँ से जो मेरे जीजा थे जिनका नाम था अक्षय, उनका आना जाना मेरे जो कि अपार्टमेंट में लगा रहा, तो हम लोगों में ज़्यादा पास आने लगे और हम लोगों में प्यार हो गया। 5-6 महीना बीते थे, तो अक्षय जो कि मेरे जीजा थे उन्होंने आना जाना कम कर दिया और जो बातचीत भी कम करने लगे और मुझे कहीं ना कहीं लगा कि वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, तो मैंने भी उनसे दूरियां बना ली। इसी बीच जो कि बगल की ही कॉलोनी में रहने वाला एक लड़का पवन, उससे मेरी मुलाकात होती है और हम दोनों में काफ़ी ज़्यादा संबंध बन जाते हैं। संबंध इस हद तक बन जाते थे, कभी कदार वह मेरे घर पर आकर पवन रुकता भी था। और एक दिन मैं सुबह उठकर जो कि पास का पार्क था वहाँ टहलने के लिए जा रही थी और जो कि एक सृष्टि सोसाइटी का रहने वाला तरुण, जो कि एक फैशन डिज़ाइनर था, वह भी टहलने के लिए आया था और उसने मुझे देखा और मैंने उसे देखा और हम लोग के देखने से ही दोनों में प्यार हो गया। और फिर 3-4 दिन के बाद वह मुझे फॉलो कर रहा था और फिर एक दिन उसने प्यार का इजहार किया और मेरा नंबर मांगा और मैंने भी दे दिया। अब चोरी छुपे हम लोगों की बात होने लगी। जो तरुण का नंबर था मैंने किसी लड़की के नाम से सेव रखा था, जिसके बाद कि पवन कभी कभी घर में होता था और तरुण जब फ़ोन मिलाता था मैं यह कह के टाल देती थी कि मेरी दोस्त का फ़ोन है और जहां मैं जॉब करती हूं वहीं से फ़ोन आया है। एक दिन मैं पवन के साथ कहीं बाज़ार में घूमने के लिए गई थी और तरुण मुझको फ़ोन किया और उसने कहा कि मुझे तुमसे मिलना है। तो मैंने तरुण से पहले ये कहा कि मैं थोड़ा अभी बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। जैसे ही यह शब्द तरुण ने सुना वह मुझे गाली ज़ोर ज़ोर से देने लगा और जो मेरा पवन बॉयफ्रेंड था उसने कहा स्पीकर ऑन करो। जैसे ही मैंने स्पीकर ऑन किया वह और भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगा, जिसके बाद पवन ने मुझे फटकारा और डांटा और पूछा यह लड़का कौन है, तुम्हें क्यों बात करता है। फिर मैंने उसको बताया कि कुछ दिन से यह मुझे बहुत परेशान कर रहा है और मैं इससे बात करना नहीं चाहती, मगर यह मुझे बहुत ही डराता धमकाता है, मेरे साथ मारपीट करता है। फिर पवन ने मिलकर और हमने मिलकर एक ऐसा खौफनाक प्लान बनाया कि क्यों ना इसी को रास्ते से हटा दिया जाए। अब इसके लिए फिर मैंने अपने जीजा को भी इसमें शामिल किया और जो जीजा अक्षय और पवन का दोस्त वंश और वंश के 6 लोग जानने वाले दोस्त
सभी लोगों ने एक प्लान बनाया कि 16 अगस्त को हम लोग, जो कि एक मनोज वंश का दोस्त था, उसका था में बापू धाम के पास। वहीं पर फिर जो पवन था उसने 2 सिम और 2 मोबाइल खरीदे और उसी से तरुण को फ़ोन किया और कहा कि 16 तारीख के सुबह 11 बजे एक डिज़ाइनर का काम है और तुमको आना है, जो कि क्लाइंट है। अब तरुण को जैसे ही पता चला कि उसे काम मिल गया है, वह अपने घर से निकलता है किया गाड़ी से और उसी बताए हुई जगह पे बापू धाम पे पहुंचता है और मनोज उस शख्स को अपने कमरे में लेकर जाता है। और जैसे ही तरुण को समझ पाता, 4 से 5-6 लोग उस कमरे में घुसते हैं, उसको ताबड़तोड़ 16 अगस्त की मारने लगते हैं। मारने के बाद वह जब बेहोश हो जाता है, बारी बारी से उसके सर पर राड़ मारा जाता है और जिसके कारण उसका गला दबा कर वहीं पर उसको ख़त्म कर दिया जाता है। अब 11 से 12 घंटे और रात के करीब 10 से 12 बज चुका था। रात का सभी को इंतज़ार था और 10 से 12 घंटे उसी कमरे में उसकी डेड बॉडी तरुण की रहती है। अब सभी आरोपियों को इंतज़ार था रात का और तभी एक डिस्कवर गाड़ी, जो कि उनके दोस्त की थी, उस पर तरुण की डेड बॉडी को बैठालते हैं और एक शख्स पीछे बैठता है, एक चलाता है। बीच में ले जाके 250 मीटर पे एक गाड़ी खड़ी थी वैगनार, वहाँ पर उसकी पीछे सीट पर लिटा देते हैं। अब उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाना था और रात का समय हो चुका था 12 से 1, 17 तारीख सुबह आ चुकी थी। पहुँचते हैं बुलंदशहर के पास एक बीबी नगर थाना है और उसी के पास एक नहर है जिसका नाम है शहरा नहर। वहाँ पर एकांत जंगल का एरिया है, वहाँ पर उसकी डेड बॉडी को निकालते हैं। इनके पास कुछ हथियार थे, चाकू या फाड़वल, उससे उसके पार्टों को अलग अलग किया जाता है। कुछ पार्ट को उसके नहर में फेंक दिया जाता है। उसके बाद थोड़ा सा 12 किलोमीटर और आगे बढ़ते हैं, एक बापूगढ़ नहर है, वहाँ पे जो उसका बचा हुआ शरीर का अंग था उसको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद या फिर वहीं पे दोबारा मनोज के घर आते हैं और वहाँ पर जो खून खराबा था उसको साफ़ किया जाता है। इसके बाद सब अपने अपने घर लौट जाते हैं और जो उसकी तरुण की किया गाड़ी थी वह 17 तारीख की शाम को जाकर वह यशोदा हॉस्पिटल खड़ी कराते हैं और उनको ऐसा लग रहा था कि यह लगेगा कि उसका कोई अपहरण हो गया है, मगर एक तीसरी आंख ने दोनों आरोपियों को कैद कर लिया और जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे केस को सॉल्व कर दिया और पुलिस ने अंजलि और वंश और पवन और अक्षय को तो गिरफ्तार कर लिया। 6 आरोपी जो कि दोस्त हैं वह भी फरार हैं। पुलिस दबिश दे रही है, उनको भी बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेगी। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि अगर आप लोग कोई मोहब्बत करेगा तो वह आपसे कुछ चाहेगा ज़रूर। अगर आपको बिना निस्वार्थ भाव के कोई मोहब्बत करने वाला है, वह माँ बाप हैं, उनके अलावा इस दुनिया और संसार में कोई भी नहीं है। इसीलिए इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और शादी के बाद दूसरी मोहब्बत करने से आप लोग बचें, और क्योंकि मोहब्बत का अंत ही जानलेवा होता है।